मैंने आरफा को देखा तो इसकी आंखों में भी आंसू थे और वह अपने आप को कोस रही थी, लेकिन इसमें इसका भी क्या कसूर था। वो कौन सा जानती थी कि वो चचा है, और फिर मैं भी तो एक बंदे की जान लेकर आया था। अब क्या था, अब बस एक लंबा इंतज़ार था। मैं और आरफा दोनों काफ़ी थक चुके थे। अम्मी ने कहा कि तुम लोग घर चले जाओ। मैंने कहा आप ताया को लेकर और आरफा को लेकर चली जाओ, मैं चची के साथ यहीं रुकता हूँ। मेरी बात सुनकर ताया बोले, नहीं नदीम बेटा, तुम आरफा को लेकर घर चले जाओ। तुम लोग पहले ही काफ़ी थके हुए हो। हम लोग तो घर से आए हैं तो हम यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। तुम घर जाओ और फ्रेश होकर सो जाओ, सुबह आ जाना। मैंने आरफा की तरफ देखा तो इन्होंने भी सवालिया नज़रों से मुझे घर जाने के लिए कहा, तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग घर चले जाते हैं और सुबह सुबह नाश्ता लेकर आ जाएंगे। और ये कहकर मैं और आरफा दोनों अस्पताल से बाहर निकले। हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं थी तो हम किसी रिक्शे वाले को ढूंढने लगे, लेकिन रात के इस पहर रिक्शा मिलना भी काफ़ी मुश्किल था। हम पैदल सड़क पर चलते जा रहे थे कि हमें एक रिक्शा नजर आया। मैंने इसको हाथ दिया तो वो रुक गया। मैंने इससे अपनी सारी परेशानी के बारे में बताया और कहा कि हमने अब घर जाना है। पहले तो वो नहीं मान रहा था, लेकिन फिर मैंने इसको ज़्यादा पैसों का लालच दिया तो वो मान गया और फिर हम रिक्शे में बैठकर घर की तरफ चल पड़े। तकरीबन 20 मिनट में हम घर पहुंच गए। मैंने रिक्शे वाले को रुकने को कहा और दरवाजे की घंटी बजाई। आलिया शायद सो चुकी थी, इसलिए इसने लेट ही दरवाज़ा खोला। हमने इसको टेलीफोन करके चचा के एक्सीडेंट के बारे में बता दिया था। आलिया हमें देखकर हैरान हुई और बोली, मुझे लगा आप लोग सुबह आएंगे। हम दोनों अंदर आए और अंदर से पैसे लाकर मैंने रिक्शे वाले को दिए और वो खुश होकर चला गया। अंदर आकर जैसे ही हम सेहन में बैठे तो आरफा मुझे साथ लगाकर रोने लगी। मैं इसको चुप करवाने लगा और आलिया भी परेशान होते हुए बोली, बाजी आपको क्या हुआ है? इसने अपने हाथ में पानी का ग्लास पकड़ा हुआ था जो वो हमारे लिए लेकर आई थी। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, तो आलिया बोली, फिर बाजी रो क्यों रही है? मैंने कहा चचा कोमे में चले गए हैं, इस वजह से परेशान हैं। आलिया बोली, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, वो तुम्हारे चचा हैं और बाजी रो ऐसे रही हैं जैसे इनकी वजह से वो कोमे में गए हों। तो मैंने आरफा की तरफ देखा और फिर आलिया की तरफ देखा और फिर आलिया को सारी बात बता दी, तो इसने भी अपने दोनों हाथ अपने सर पर रख लिए और हमारे साथ बैठ गई। इसके बाद मैं और
आरफा को समझाने लगे कि ये सब जो हुआ है इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। काफी देर समझाने के बाद जब आरफा चुप हुई तो मैंने इसको नहाने के लिए भेज दिया। टाइम 12 से ऊपर हो चुका था और इसके नहाने के बाद मैं नहाया और हम तीनों ऊपर आ गए। ऊपर आकर भी हम कुछ देर हमारे कमरे में बैठे और फिर हालिया अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। मैंने आरफा को बेड पर लेटाया और इससे अपने साथ लगाकर इसे तसल्ली देने लगा। आरफा बार बार मुझे यही कह रही थी, नदीम मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है, वही तुम्हारे साथ गलत कर रहे थे और जो तुमने किया बिल्कुल ठीक किया। अब किस्मत में होगा तो वो ठीक हो जाएंगे। आरफा बोली, अगर वो ठीक हो गए तो वो हमारी शादी के बारे में सबको बता देंगे। मैंने कहा मुझे कोई परवाह नहीं है और मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ करेंगे। अगर वो ठीक हो गए तो हमारे पास इनकी ये बात होगी कि इन्होंने तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश की। तो मुझे यकीन है वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बस तुम दुआ करो कि वो ठीक हो जाएं। और यही बातें करते करते मैं और आरफा सो गए। सुबह तकरीबन 9 बजे आलिया ने हमें उठाया। जैसे ही मेरी घड़ी पर नज़र पड़ी तो मैं जल्दी से उठ गया और कहा मुझे तो अस्पताल नाश्ता लेकर जाना था। मैं जल्दी से नीचे आकर नहाया। आरफा ने तब तक नाश्ता तैयार कर दिया था और बांध भी दिया था। अब मेरे पास मोटरसाइकिल तो थी नहीं, इसलिए मैं घर से निकला और कॉलोनी के बाहर से रिक्शे पर बैठकर नाश्ता लेकर अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल पहुंचा तो चचा की हालत में अभी तक कोई बेहतरी नहीं थी और फिर मैंने इन तीनों को नाश्ता करवाया और कहा कि मैं अपनी मोटरसाइकिल जाकर ले आऊं। जाने से पहले मैं डॉक्टर से मिला और डॉक्टर से सारी इन्फॉर्मेशन ली तो कुछ ख़ास नहीं था। डॉक्टर दवाएं लेने को कह रहा था कि इनको जल्द से जल्द होश आ जाए। इनकी हालत अभी भी ख़तरे में थी। इसके बाद मैं अपनी मोटरसाइकिल लेने के लिए चला गया और मोटरसाइकिल लेकर मैं पहले घर गया तो सब लोग हमारे घर मौजूद थे। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो सब मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। किरण और मोना मेरे साथ बैठ गईं और अपने अब्बू की हालत के बारे में पूछने लगी। मैंने इनको सब सच सच बता दिया और दुआएं करने के लिए कहा। मेरी बात सुनकर वो ज़ारो कतार रोने लगी। मैंने दोनों को अपने साथ लगा लिया और इनको तसल्ली देने लगा, जबकि खाला और उस्मा भी दोनों को तसल्ली देने लगी। मैंने ताई से कहा कि आप घर की बड़ी हैं, अब जब तक हालात ठीक नहीं होते आपको ये सब संभालना पड़ेगा। ताई ने कहा, बेटा तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब यहाँ अच्छे से रह रहे हैं। पता नहीं किसकी हमारे ख़ानदान को नज़र लग गई।
मैं भी घर ही था कि आसिफ और खुर्रम भी आ गए। मैं इनसे मिला और इनको भी सारी सिचुएशन बताई और इनको भी घर संभालने के लिए कहा। और फिर तकरीबन दोपहर को मैं वापस शहर आ गया। मैंने ताया और अम्मी से कहा कि आप घर जाकर थोड़ी देर आराम कर लें, मैं चची के पास रुकता हूँ, फिर आप लोग रात को आ जाना और चची घर वापस चली जाएंगी। तो मेरी बात इन लोगों ने मान ली और मैं ताया और अम्मी को मोटरसाइकिल पर बैठाकर घर ले आया। आल्फा घर पर अकेली थी, आलिया दफ्तर जा चुकी थी। जैसे ही हम घर आए, आल्फा ने चचा की तबीयत के बारे में पूछा तो मैंने कहा पहले जैसी ही है। इसके बाद अम्मी और ताया दोनों फ्रेश हो गए और अलग-अलग कमरों में जाकर लेट गए। मैं भी कुछ देर घर रहा हूँ, फिर दोबारा चची के पास आकर बैठ गया और इनको तसल्ली देने लगा। बीच बीच में चचा को दौरे भी पड़ रहे थे। जब हमने डॉक्टर से इस बारे में पूछा तो डॉक्टर ने कहा ये बहुत सख्त कोमे में गए हुए हैं, इनके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। फिर इसी तरह रात हो गई और रात को बड़ी मुश्किल से चची को मैं अपने साथ घर ले आया और अम्मी और ताया को अस्पताल छोड़कर आया। चची फ्रेश हुई और खाने पर बैठते हुए रोने लगी और मुझसे कहने लगी कि आसिफ से कहो कि किरण और मोना को गाड़ी करवा कर ले आए और वो भी अपने अब्बा को देख लें। मुझे नहीं लगता कि वो बचेंगे। कल रात भी मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा। मैंने कहा अच्छा जी, आप फिक्र मत करें, सब ठीक होगा। मैं आसिफ को अभी फ़ोन कर देता हूँ कि सुबह सुबह गाड़ी करवा कर सबको ले आए और सब देख लेंगे। खाने के बाद मैंने घर फ़ोन किया और आसिफ से कहा कि सुबह गाड़ी करवा कर किरण और मोना को ले आना। चची की ख्वाहिश है कि वो भी अपने बाप से मिल लें। इसके बाद मैंने चची को दूध में वो पाउडर मिला कर दिया जो मैं अक्सर मोना को मिला कर देता था ताकि वो आराम से सो जाए, और वैसा ही हुआ। कुछ ही देर में वो सो गई। फिर मैं और आरफा बैठकर कुछ देर बातें करते रहे। आलिया भी हमारे साथ ही थी। आलिया बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि चचा ऐसा करेंगे। मैं मानती हूँ कि मैं बहक गई थी, लेकिन मैं अपनी मर्जी से इनसे मुलाकातें करती थी और वो हम दोनों बहनों के अलावा बाकी लड़कियों को भी गंदी नज़र से देखते थे। लेकिन वो ऐसा करेंगे ये मैं सोच भी नहीं सकती। मैंने कहा जो हो गया तुम इसे भूल जाओ, अब बस दुआ करो। फिर हम लोग सो गए और सुबह सुबह आसिफ लोग सब अस्पताल पहुंच गए। जब मैं नाश्ता लेकर गया तो सब लोग अस्पताल पहुंच चुके थे। किरण और मोना दोनों अंदर चचा के पास खड़ी थीं। वो ना ही चचा से बात कर सकती थी और ना ही इनको हाथ लगा सकती थी, बस इनको देख सकती थी और दोनों अपने अब्बा को देखकर ज़ारो कतार रो रही थीं। किरण तो बेहोश होकर गिरने लगी तो बाजी हदीका ने जल्दी से जाकर इसको सहारा दिया और इसे कुर्सी पर बिठाया। किरण चूंकि उम्मीद से थी
इसलिए वो इस बात का ज़्यादा सदमा ले रही थी और ये सदमा इस पर ज़्यादा असर भी कर रहा था। बाजी ने इसको पानी पिलाया और इससे दिलासा देने लगी। दूसरी तरफ उज़्मा भी मोनिस के पास जाकर खड़ी हो गई और इसको अपने साथ लगा लिया। दूसरी तरफ उज़्मा भी मोना के पास जाकर खड़ी हो गई और इसको अपने साथ लगाकर दिलासा देने लगे। तकरीबन शाम तक वो लोग रुके। फिर जब जाने की बारी आई तो मोना मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी कि मुझे अपने पापा के पास ही रहना है। और किरण भी कहने लगी, मोना को तो मैं रोक सकता हूँ, लेकिन किरण को कैसे रोकूं? ये समझ नहीं आ रहा था। और दूसरा, किरण उम्मीद से थी अगर वो यहाँ रुकती तो इसकी तबीयत और ख़राब हो जानी थी। मैंने आसिफ से कहा कि किरण को समझाए कि वो घर चली जाए, लेकिन वो किसी सूरत मान नहीं रही थी। मैंने कहा, ठीक है, तुम ऐसा करो, किरण और मोना को इधर ही छोड़ जाओ, मैं इनको घर ले जाऊंगा, ये 2-3 दिन यहीं रहेंगी। और फिर ताई ने भी आसिफ को समझाया तो वो मान गया और किरण और मोना को छोड़कर बाकी सब लोग वापस चले गए। रात को आरफा और आलिया दोनों रिक्शे पर रात का खाना लेकर आई। खाना खाने का किसी का भी दिल नहीं कर रहा था और फिर खाने के बाद हम कुछ देर बैठे। फिर चची बोली कि नदीम, जाओ तुम मोना और किरण को घर ले जाओ। अम्मी बोली, मैं और तेरे ताया इधर ही रुकते हैं, मैं तेरी चची के पास रहूंगी और तेरे ताया अगर बाहर से कोई दवाई लानी पड़ी तो वो ले आएंगे। मैं आरफा, आलिया, मोना और किरण घर आ गए। किरण की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई थी। मैंने मोना से कहा कि किरण को समझाए, अगर वो ज़्यादा सोचेगी तो इसके बच्चे के लिए ख़तरा साबित होगा। तो मोना बोली, ठीक है, मैं किरण को समझाती हूँ। अब मैं किरण के सामने आरफा के साथ नहीं सो सकता था, क्योंकि किरण को पता चल जाना था कि हमारी शादी हो चुकी है और ये बात मैंने आरफा को भी बता दी। आरफा ने भी मुझे मोना के साथ रहने को कहा। आरफा और आलिया ऊपर सोने के लिए चले गईं, जबकि मैं, मोना और किरण नीचे थे। मोना और किरण बेड पर सो गईं, जबकि मैं बाहर चारपाई बिछाकर लेट गया और सोचने लगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक ये सब मुसीबतें कहाँ से आ गईं। दूसरी तरफ अंदर मोना किरण को समझा रही थी, लेकिन वो भी क्या समझाती, वो तो खुद भी परेशान थी। चचा जैसे भी थे, लेकिन इनके लिए बहुत कुछ थे और बाप से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। फिर भी मोना ने किरण को काफ़ी देर समझाया और फिर वो भी दोनों लेट गईं। इधर दूसरी तरफ गांव में सन्नाटा था। सब हमारे घर पर मौजूद थे, लेकिन किसी को इतनी ख़ास परवाह नहीं थी चचा की, और वह सब काफ़ी देर तक जागते रहे और बातें करते रहे। बातें करते करते आसिफ शाजिया को छेड़ रहा था, क्योंकि वो इसके साथ ही बैठा था।
शाजिया आसिफ से पहले भी मुलाकात कर चुकी थी और अब चूंकि आसिफ हमारे घर था तो इसे लग रहा था कि वो दोबारा शाजिया को अपने चुंगल में फंसाकर शाजिया के साथ मुलाकात कर सकता है। लेकिन शाजिया का दिल भी कर रहा था, लेकिन इसके जहन में नदीम की बातें घूम रही थीं और वो डर रही थी कि अगर खाला ने या उस्मा ने इसे आसिफ के साथ देख लिया तो क्या होगा। जबकि आसिफ के साथ बैठा खुर्रम शबनम के साथ मिलकर आंख मटका कर रहा था और दोनों इन सब के सोने के बाद मिलने की प्लानिंग कर रहे थे। खुर्रम ने एक दो बार शबनम के पास जाकर साइड पर मिलने का कहा, लेकिन इसने मना कर दिया कि सब जाग रहे हैं और कहा कि जब सब सो जाएंगे तो वो छत पर आ जाए। अभी डिसाइड हुआ कि आसिफ की चारों बहनें और मेरी दोनों बहनें एक कमरे में सोएंगी, जबकि खाला ताई बाजी हदीका दूसरे कमरे में सोएंगे और तीसरे कमरे में दोनों लड़के सो जाएंगे और तकरीबन 10 बजे सब अपने अपने कमरों में जाकर लेट गए। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब